अब हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था आरएनए कैसे बनता है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सुनो। देखो सिंपल सा मतलब ये है कि डीएनए से डीएनए बनता है। हमने मतलब लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा था, पूरा डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ठीक है। अभी पहले तो स्टार्टिंग में मुझे छोटी छोटी चीजें लिखवानी है, तो ट्रांसक्रिप्शन में पहले हमने पढ़ा था डीएनए से डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था डीएनए से आरएनए बनता है। और इसके लिए हमने पूरा एक मैकेनिज्म भी समझा था, और वो मैकेनिज्म ये था कि भैया पहले डीएनए आता है, डीएनए को खोलने का और उसको अनवाइंड करने का, मतलब पहले उसको हेलिक्स फॉर्म से नॉर्मल लाने का और उसको उसके बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है। इतना क्लियर। आरएनए पॉलीमरेज आता है, उसको बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाता है, और आरएनए जितना खुलता है उतने पे, सॉरी डीएनए जितना खुलता है उस पे आरएनए बनता है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो डीएनए है, मान लो फॉर एग्जांपल इसका ये स्टैंड पार्ट खुला हुआ है और आगे का भी बंद है ना, तो डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो आरएनए का बनेगा, पूरा बन चुका होगा। जहां से स्टार्ट होता है काम उसका नाम प्रमोटर है, जहां पे सिग्मा फैक्टर मिलकर क्या होता है, काम चालू हो जाता है। और टर्मिनेटर साइड पे कौन बैठा होता है, रो फैक्टर बैठा होता है जो काम को खत्म करेगा। लेकिन एक बात मैंने एक बार बोला था तुम्हें कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर है, इस टाइम का यहाँ तक खुला हुआ जो आरएनए पॉलीमरेज ऑब्वियसली बात है यहाँ पर होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, यहाँ पर होता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आगे बॉन्ड को तोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है, पीछे आरएनए बनता जाएगा और आरएनए जितना बनेगा तो बाहर आ जाएगा, और पीछे से डीएनए का अनवाइंडिंग भी होता रहेगा, तो डीएनए वापस बंद भी होता रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था लास्ट क्लास तक कि भैया डीएनए जब डीएनए से आरएनए बनता है तो तीन काम एक साथ चल रहे हैं लगभग। डीएनए खुल रहा है, ठीक है, उस पे आरएनए बन रहा है, और तीसरा काम पीछे से डीएनए बंद भी होता हुआ जा रहा है। समझ में आया। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में तीन जो डायग्राम बनाए थे, मैंने 4 स्टेप्स बनवाए थे डायग्राम बेस में, उसे 3 स्टेप्स बोले थे, हम 3 स्टेप्स समझेंगे। तो सबसे पहले बताया था इनिशिएशन। इनिशिएशन वो जगह होती है, वो पॉइंट होता है, या फिर वो टाइम होता है जब आरएनए पॉलीमरेज एंटर करता है डीएनए के अंदर और तोड़ना चालू करता है, उसको कहते थे इनिशिएशन। फिर आता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में जब डीएनए से आरएनए बन रहा है और बन रहा है और बन रहा है और बन रहा है, इसको कहते हैं इलॉन्गेशन। मैं लिखवाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसको सिग्मा फैक्टर की जगह पे रो फैक्टर मिल जाता है, अब एंड में रो फैक्टर से मिलता है तो काम क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनेशन। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सबसे पहले आता है इनिशिएशन, फिर आता है इलॉन्गेशन जब डीएनए से आरएनए और बड़ा होता जा रहा है, और लास्ट में आता है टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं, और इन 3 स्टेप्स के बेसिस पर हम काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। समझ में आया? लास्ट क्लास में मैं डायग्राम बनवा चुका हूं। अगर डायग्राम सिर्फ नहीं बना तो उसके लिए जगह छोड़ देना, उसके बाद ये 3 स्टेप्स लिखने हैं। समझ में आया? तो इसमें लिखना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इंक्लूड्स 3 स्टेप्स। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इंक्लूड्स 3 स्टेप्स। लिखिए, इसमें पहला लिखो, पहला स्टेप ए करके लिखो, A1 कुछ भी डालो। पहला लिखो इनिशिएशन। पहला क्या है, इनिशिएशन। INITIATION, इनिशिएशन। लिख लिया? इसमें लिखना सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का शॉर्ट में क्या था, आरएनए। सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज recognizes the conserved sequences. Sigma factor of RNA polymerase recognizes the conserved sequences of promoter region. Of लिखो या in लिखो, in promoter region, full stop, इसी का पॉइंट है। so now इसी का पॉइंट है। so now RNA polymerase binds with promoter to start promoter site पे bind हो रहा है ना, promoter site पे bind हो रहा है, promoter to start transcription full stop. Second elongation. Second step elongation. ELONGATION है।
टफ वाली स्पेलिंग आप 1 मिनट में बोलते हो, ये वाली वाली सारी बोलता हूँ। इलांगेशन इसमें क्या है? इलांगेशन में क्या है? डीएनए से और बड़ा आरएनए और बड़ा आरएनए, की स्पेलिंग में क्या था? यही तो कह रहा है वो, टफ वाली नहीं बोलते, इजी वाली बोल रहे हो। अधिकारी, अरे ये समझ में नहीं आया। सिंपल पॉइंट लिखो। मैं कह रहा हूँ आरएनए पॉलीमरेज यूजेस, इसमें लिखना, इनिशिएशन में लिखना, आरएनए पॉलीमरेज यूजेस, आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोसाइड, यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको अंडरलाइन करना है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अंडरलाइन कर लेना, एज सबस्ट्रेट, as substrate and as substrate and polymerizes on template strand, on template strand, full stop। इसी का अगला पॉइंट है, इसी का अगला पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज, इसी का अगला पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज opens helix, RNA polymerase opens helix and continues elongation process till it reaches termination, till it reaches termination, full stop। थर्ड टॉपिक डालो termination, थर्ड टॉपिक डालो termination, TERMINATION, termination। इसमें लिखना when RNA polymerase reaches terminator site SIT, when RNA polymerase reaches terminator site, terminator site, रो फैक्टर, रो ऐसे लिखना, साइन भी बनाना और ब्रैकेट में लिख भी देना, रो फैक्टर helps in release of RNA polymerase, and newly formed RNA, तो समझ में आएगी यार, क्लियर है? आपका समझ में आ गया? हाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पर खत्म हो गया टॉपिक, लेकिन एक चीज सुनो, अब टॉपिक दूसरा स्टार्ट होगा। क्या है वो टॉपिक पहले समझ लो। देखो जब हमने टॉपिक डाला था ना, तो तुमने सबसे पहले एक टॉपिक डाला हुआ जिसका नाम पता है क्या है? जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या टॉपिक डाला हुआ है तुमने? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और अगर उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें पहला टॉपिक है इन प्रोकैरियोट्स, है कि नहीं? बोलो। तो इसका मतलब अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो प्रोकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है भैया? तो यूकैरियोट्स में छोटा सा काम और होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? अब वो थोड़ा सा जो अलग काम है वो क्यों है, पहले ये समझो। सुनो मेरी बात। देखो यहाँ से जो एमआरएनए यहाँ से जो आरएनए बनता है, देखिए यहाँ से जो आरएनए बनता है कौन सा आरएनए है? हमने कितने तरीके के आरएनए पढ़े थे? तीन तरीके के। और इससे जो आरएनए निकल कर आता है वो कौन सा आरएनए है? असलियत में वो एमआरएनए होना चाहिए था, लेकिन वो एमआरएनए नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो मेरी बात। पहली बात तो एमआरएनए का मतलब क्या था? एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। क्लियर? इतना दिमाग है। तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे पास डीएनए आया और डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन डीएनए इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने आरएनए को बनाया। फिर आरएनए में भी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इसलिए वो प्रोटीन बनाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। इतना क्लियर है? लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, और प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा इंफॉर्मेशन को। समझ में आती है ये बात? लेकिन जो आरएनए बना है उसके पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो प्रोटीन बनाने में मदद कर पा रहा है, इसलिए उसका नाम है मैसेंजर। कि वो डीएनए से मैसेज लेता है और आगे पास फॉरवर्ड करता है। तो ये तो करता है मैसेंजर। फेसबुक मैसेंजर क्या करता है? एक दोस्त का दूसरे दोस्त को मैसेज हो जाता है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो मैसेंजर, इसलिए उसका नाम आरएनए है। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए नहीं है, लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इस पूरे जो आरएनए बना है ना यार, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गंदगी होती है।
इसके अंदर क्या होती है, थोड़ी थोड़ी गंदगी होती है। इस गंदगी को सफाई के लिए एक प्रोसेस लगाया जाएगा और उस प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग। प्रोसेस का नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। अब जो आरएनए अभी अभी बनाए उसकी सफाई करनी पड़ेगी, तो इसीलिए तब जाकर वो क्या बनेगा, साफ सुथरा आरएनए बनेगा, तब जाके आप उसको एमआरएनए बोल पाओगे। तो इसका मतलब जो अभी अभी आरएनए बना है, ये जो अभी अभी आरएनए आपका निकल कर आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कौन सा आरएनए है, तो ये है एचएनआरएनए। क्या नाम है इसका, एचएनआर। क्या नाम है इसका, एचएनआरएनए। एचएनआर मतलब एचएनआरएनए का मतलब क्या है, हेट्रोजीनस आरएनए। क्या नाम है इसका, हेट्रोजीनस। अब हेट्रोजीनस क्यों है, क्योंकि इसके बीच बीच में गंदगी है। अब ये गंदगी जो है ना, ये सफाई होगी इससे, लेकिन यार यहीं पर अंतर आ जाता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है ना, वैसे इसका नाम पूरा भी मैंने बताया नहीं है, बताऊंगा। तो स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस है ना, यहीं पर अंतर आ जाता है कि जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, वो यूकैरियोट्स में होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्यों नहीं होता। समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम अगर स्प्लाइसिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम किस पर शिफ्ट कर रहे हैं, यूकैरियोट्स पर शिफ्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा होगा लॉजिक, समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग प्रोसेस चलता क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। दिमाग लगाना और आराम से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, समझ में आया, सुनो मेरी बात, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, तो इसको मिटाना क्या, मैं इधर ही बता दूंगा। पहले एक चीज बताओ मुझे, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके पास न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया। लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, होगा कि नहीं। अब मेरी बात सुनो, इस वजह से ही ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर आ जाता है। उनकी स्पेसिफिक प्रोसेस होता है कि में नहीं होता, क्यों नहीं होता तो सुनो। अभी मैं यूकैरियोट की बात बता रहा हूं। देखो यूकैरियोट में डीएनए से डीएनए बनता है, तुम्हें स्टार्टिंग से पता चल। प्रोसेस का नाम क्या था, रेप्लिकेशन। और तुम्हें ये भी पता है डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन क्या बनेगा, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। लेकिन दिक्कत ये है कि जो अभी तक काम चल रहा था वो सारा न्यूक्लियस में चल रहा था, यूकैरियोट्स में चल रही है, ठीक है। लेकिन आरएनए से जो प्रोटीन बनने का काम है वो साइटोप्लाज्म में चलता है। तो इसीलिए आरएनए को पहले आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, तभी तो काम चलेगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या नाम है, सारा काम साइटोप्लाज्म में चलता है। इस वजह से पता है क्या होता है, यही दिक्कत हो जाती है। वो होता ही है हमारी बॉडी मतलब यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जब तक पूरा आरएनए नहीं बन जाता तब तक वो बाहर नहीं आएगा, और जब वो पूरा आरएनए बनकर बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो बोलेगा यार सफाई भी करा के चलेगा, स्पाइसिंग भी करा के चलेगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सारा काम साइटोप्लाज्म में चल रहा है और अगला काम भी साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आरएनए आगे बनता रहता है, अभी तक आरएनए पूरा बनकर बाहर आया भी नहीं है, और पीछे से ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। मतलब अभी आरएनए हमारे बॉडी में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, जब तक पूरा आरएनए बन नहीं जाता तब तक ट्रांसलेशन चालू नहीं होगा। इसमें आगे आरएनए अभी बन ही रहा है और पीछे से ट्रांसलेशन चालू हो भी चुका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो उस टाइम गैप के बीच में इसको स्प्लाइसिंग करने का टाइम नहीं मिलता। समझ आया। लेकिन हमारे पास तो टाइम है ना, क्योंकि हमारे पास आरएनए अंदर बन रहा है और ये है एचएनआरएनए। तो अभी ये बाहर आएगा और बाहर आने से पहले सफाई करा के आएगा, इसीलिए हमारे उसमें टाइम की थोड़ी कमी होती है, मतलब थोड़ा टाइम का पीछे वो होता है, इंटरवल होता है, तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस लगा देता है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं लगाते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक समझ में आया। एनसीईआरटी में नहीं है ये इतना ज्यादा डिटेल्ड, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था जो है बन जाएंगे। क्लियर है। जैसे कि मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मतलब उनमें वेरिएशन आ रहा था, वो इसीलिए चाहते हैं कि स्प्लाइसिंग नहीं हो। हाँ बहुत सारे, ये वन ऑफ द रीजन है, और वो बहुत जल्दी प्रिडेट करते हैं, उनके पास आ रहे नहीं है ना जल्दी वो होता है। अब इधर सुनो, अब इसका पूरा नाम समझते हैं यार। तो मैंने एचएनआरएनए का पूरा नाम क्या बताया, हेट्रोजीनस। लेकिन ये तो न्यूक्लियस में था ना, तो इसका पूरा नाम है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। समझ आया मैंने क्या बोला। अब इस एचएनआरएनए की क्या होगी, स्प्लाइसिंग होगी, और स्प्लाइसिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा, ये साफ होकर आ जाएगा। बताओ किसको दिक्कत है, समझ आया मैंने क्या बोला। स्प्लाइसिंग प्रोसेस होकर क्या आ जाएगा, क्या होगा, स्प्लाइसिंग प्रोसेस की स्पेलिंग हाँ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग प्रोसेस, ज्यादा किसी को दिक्कत है तो बोलो। पक्का क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक काम करो एक काम करते हैं, स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो है वो मैं अगले सेशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस सेशन में लिख लेते हैं। क्लियर।
एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, जब स्प्लाइसिंग प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो एंड तक जब हम आरएनए तक पहुंचेंगे तब तक उसमें बहुत सारी चीजें और आ चुकी होंगी, बहुत सारी चीजें एड ऑन्स हो चुकी होंगी, तो उनकी बात साथ साथ में करेंगे। तो उसके अंदर क्या लगता है, कैप लगती है, टेल लगती है, तो अंदर ही अंदर चलता है, लेकिन मैं डिटेल में एंड में बताऊंगा। मतलब होता ही है कि स्प्लाइसिंग प्रोसेस चल रहा होता है, और जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस चलते चलते क्या होता है, उस पर कैप और टेल भी लग जाती है, लेकिन मैं वो अलग से बताऊंगा। समझ आया? अच्छा, एचएनआरएनए का कोई और नाम भी है क्या? हाँ, एचएनआरएनए का एक और नाम है प्रीमैच्योर आरएनए। समझ में आ रहा होगा क्यों बोल रहे हैं इसको? ये प्रीमैच्योर मतलब अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, समझ आया? या फिर ये भी बोल सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ आरएनए। प्रीकर्सर मतलब जो अभी आरएनए बनेगा उससे पहले वाली स्टेज, दैट इज कॉल्ड प्रीकर्सर। ये बताओ, समझ आया ना? न्यूक्लियस के अंदर क्या? बोल बोल बोल। ये न्यूक्लियस के अंदर है ना एस्ट्रा। हाँ, अभी सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लगाएंगे स्प्लाइसिंग प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है? तो छोटा सा टॉपिक डाल दो, इन यूकैरियोट्स। छोटा सा टॉपिक डाल दो, इन यूकैरियोट्स। वो एम बने ना बने, वो सीधा ट्रांसलेशन कर रहा था, उसको एम ही मान लो, ठीक है? इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस। इसमें पहला पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट तुम जाके देख लो चाहे, तो उसमें पहला पॉइंट मैंने पक्का ये लिखवाया होगा, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो यहाँ पर है पहला पॉइंट, इट अकर्स इन न्यूक्लियस, और ब्रैकेट में ये भी लिख लो, ब्रैकेट में लिखो ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। वहां पे भी तो होते हैं ना, ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नेक्स्ट वन लिखो, एंजाइम। एंजाइम सेकंड पॉइंट बोलना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिखो ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एंजाइम। एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगला पॉइंट लिखो, इट आल्सो अकर्स इन थ्री स्टेप्स। इनिशियल कॉमा मतलब हाइफन लगा देना, इट आल्सो अकर्स इन थ्री स्टेप्स, हाइफन लगा देना, इनिशिएशन कॉमा इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, फुल स्टॉप। क्लियर है यहां तक? इसमें लिखना इन यूकैरियोट्स कॉमा न्यूली फॉर्म्ड आरएनए इन यूकैरियोट्स। कुछ उसके बाद सीधा अगला पॉइंट है, इनिशिएशन कुछ नहीं लिखना है। इन यूकैरियोट्स कॉमा न्यूली फॉर्म्ड आरएनए has both अब बोथ का मतलब क्या, तो सुनो, मैंने तुम्हें भी बताया कि इसके अंदर गंदगी होती है, तो गंदगी होती कैसे है? तो यार ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, काम की चीज है फिर गंदगी है, समझा? काम की चीज है फिर गंदगी है, काम की चीज है फिर गंदगी है, काम की चीज है फिर गंदगी है। जो काम की चीज होती है हम उसको पता है क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं उसको? और जो गंदगी होती है उसको कहते हैं इंट्रॉन। क्या कहते हैं उसको? तो इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये काम चलता रहता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो ये काम चलता रहता है। अब मुझे क्या करना है? अब लिखो इसमें क्या नाम है, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन, हैज बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। और मुझे गंदगी कौन सी है मेरे लिए? इंट्रॉन इज अ गंदगी, मुझे इंट्रॉन को निकाल के फेंकना पड़ेगा। एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ठीक है? एक्सॉन के साइड वाला जगह तो ई लिख देना, कैपिटल ई, और इंट्रॉन के साइड में कैपिटल आई। क्लियर? कैपिटल ई कैपिटल आई। अगला पॉइंट लिखो, so now the removal process takes place, known as splicing, splicing, स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या होता है वो हम अगले सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि एक पूरे इंपॉर्टेंट सेशन में आ जाए। क्लियर है बात? फटाफट से अगले सेशन में आओ, ठीक है? मैं 2 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? फिर आओ।